तालिब शब्द तालीम से आता है। तालीम का अर्थ है शिक्षा और तालिब का अर्थ है छात्र। तालिबान का अर्थ हो गया छात्रों का संगठन, और इस छात्रों के संगठन जिसका नाम है तालिबान ने कर लिया है पूरे काबुल पे कब्जा, पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्जा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे तालिबान की, कैसे हुई इसकी उत्पत्ति और क्या है इसका इतिहास, क्या है इसकी आइडियोलॉजी। आज हम इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। 1979 में अफ़गानिस्तान के स्टेट हेड थे नूर मोहम्मद तारिकी। नूर मोहम्मद तारिकी एक कम्युनिस्ट लीडर थे और उनकी सरकार सोवियत संघ द्वारा समर्थित थी। उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी हत्या की थी उन्हीं के एक साथी हफीजुल्लाह अमीन ने। हफीजुल्लाह अमीन ने चरमपंथियों को अपने साथ मिलाने के लिए उनकी हत्या की थी, क्योंकि नूर मोहम्मद तारिकी लंबे समय से चरमपंथियों के निशाने पे थे। अपने सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों के कारण उन्होंने महिला शिक्षा के लिए कार्य किए थे। उन्होंने ब्राइड बाइंग की वहाँ पे जो परंपरा थी उसको बंद किया था, तथा उन्होंने चरमपंथियों पर भी अंकुश लगाने के लिए कई प्रयास किए थे। इसलिए वो वहाँ के चरमपंथियों के निशाने पे थे, मुजाहिदों के निशाने पे थे, और उनकी हत्या हो जाती है। उनकी हत्या के बाद सोवियत संघ को वहाँ पे इंटरफेरेंस करने का मौका मिल जाता है और सोवियत सेनाएं वहाँ इन्वेड कर देती हैं। सितंबर 1979 में, दिसंबर में वो हफीजुल्लाह अमीन को पकड़ती हैं और हफीजुल्लाह अमीन मारा जाता है। सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को देखकर, अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव को देखकर अमेरिका चिंतित होता है, क्योंकि वो एक कोल्ड वार का समय था और उस समय अमेरिका और सोवियत संघ में ये होड़ लगी थी कि किसके पाले में कितने स्टेट खड़े हो जाएं। लेकिन अफगानिस्तान जो था वो एक गुटनिरपेक्ष देश था जैसे भारत था, और इसलिए वो किसी के भी पाले में नहीं था। तो नूर मोहम्मद तारिकी के बाद यूएसएसआर ने, तब के सोवियत संघ ने ये सोचा कि हम अपने प्रभाव में इसको ले लेते हैं, हम यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। उनके प्रभाव को काउंटर करने के लिए अमेरिका वहाँ कूद पड़ा और उसने समर्थन शुरू किया मुजाहिदों का। डायरेक्ट समर्थन तो नहीं कर रहा था, परंतु अपनी खुफिया एजेंसी CIA के माध्यम से, उसके साथ ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, इन तीनों ने मिल के वहाँ फंडिंग की। उसके बाद वहाँ हथियार सप्लाई किए, अत्याधुनिक हथियार जैसे रॉकेट लॉन्चर, ऑटोमेटेड गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, इस तरह के हथियार उन्होंने वहाँ दिए। उसके बाद उन्होंने अरबों डॉलर वहाँ के जिहादी लिटरेचर पे खर्चे किए, जिससे कि आम लोग इस जिहाद में मुजाहिद बनकर शामिल हों, USSR के सेनाओं के खिलाफ, सोवियत संघ के सेनाओं के खिलाफ। ये लड़ाई करीब 9 वर्षों तक चली। उसके बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से नजीबुल्लाह और पाकिस्तान की सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिनेवा एकॉर्ड के आधार पे, और उन दोनों ने इस समझौते में ये करार किया कि वो दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस समझौते के 2 गारंटर थे, एक था USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा था USSR, जो उस समय का सोवियत संघ, जो बाद में अब तो रशिया हो गया छोटा होके। तो USSR और USA इसके गारंटर बने, उन्होंने उस पर सिग्नेचर किया था। उसमें एक और ये शर्त थी कि USSR से ये कहा गया कि यदि वो अपने सैनिकों को वापस ले लेता है, वो वापस चले जाते हैं, तो अमेरिका इन मुजाहिदों का समर्थन करना बंद कर देगा। इसी दौरान अफ़गानिस्तान में 1987 में वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों को भी चुनाव लड़ने की इजाज़त मिल जाती है। नजीबुल्लाह वहाँ पे चुनाव कंटेस्ट करते हैं और जीत कर आते हैं और प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। उसके बाद 1989 में वहाँ से USSR की फोर्सेस वापस चली जाती हैं USSR। नजीबुल्लाह की सरकार को सोवियत संघ का समर्थन था, परंतु उसे USA का समर्थन नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मुजाहिदों की ट्रेनिंग, सप्लाई और फंडिंग जारी रखी, और मुजाहिद लगातार मोर्चा ले रहे थे नजीबुल्लाह की सरकार से, अफ़गानिस्तान की सेनाओं से। अब इसी दौरान नजीबुल्लाह की सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने चरमपंथियों को समर्थन अपने तरफ करने के लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। कम्युनिस्ट के जितने प्रतीक चिन्ह थे, आप देखिए ये कम्युनिस्ट शासक था नजीबुल्लाह, इसने क्या किया कि उसको तो इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। उसके बाद से कम्युनिस्ट के जितने चिन्ह थे, जितने प्रतीकें थी, उन सबको हटा दी गई, और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है उसका भी कलर चेंज कर दिया गया। 1992 में अमेरिका के लगातार समर्थन, सप्लाई और ट्रेनिंग के कारण मुजाहिद अफ़गान फोर्सेस से ये लड़ाई जीत जाते हैं, ये सिविल वार जीत जाते हैं, और नजीबुल्लाह को हटा के बहरुद्दीन रब्बानी को वहाँ का शासक बना दिया जाता है। अब उसके बाद 1996 में
तालिबान इस बहरुद्दीन रब्बानी की सत्ता के शासन को समाप्त कर देती है। तो ये 4 वर्षों में ये तालिबान कैसे आ गया, अभी देखते हैं। तो तालिबान, जिसका अर्थ होता है छात्रों का संगठन, की शुरुआत एक मौलवी मुल्ला उमर ने की थी। मुल्ला उमर अपने 50 छात्रों को लेकर हथियारबंद लड़ाई के लिए निकल पड़ा। किसके खिलाफ? मुजाहिदों के खिलाफ। मुजाहिद लड़ रहे थे कम्युनिस्टों से, कम्युनिस्टों को हटाकर मुजाहिद आ गए शासन में। अब मुजाहिदों से लड़ रहे हैं कौन? तालिबान। अब इसमें 2 एंगल है। एक, तालिबान मुजाहिदों को अपने से कमतर मुसलमान मानते हैं, उनको लगता है कि ये इस्लामिक शासन की व्यवस्था को ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं या इनकी आइडियोलॉजी कट्टर इस्लामिक नहीं है। दूसरा, जो इनके साथ एक पश्तून नेशनलिज्म का भी एंगल है। अफ़गानिस्तान की आबादी का 38-40% पश्तून है और कुछ पश्तून इस पार भी रहते हैं पाकिस्तान में। ये सारे पश्तून चाहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में है वहाँ पे इनका पॉलिटिकल शासन हो। तो ये ग्रुप 50 लोगों का हथियारबंद जत्था था जो तुरंत ही 15,000 तक पहुँच गया और इन्होंने 96 में पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया, काबुल पे कब्जा कर लिया। काबुल में कब्जे के बाद उसने वहाँ पे शरिया लागू कर दी। शरिया तो पहले से ही लागू थी, परंतु उसके कठोरतम नियमों को वहाँ पे लागू कर दिया गया। टीवी बैन कर दी गई, सिनेमा बैन कर दिया गया, ब्यूटी पार्लर बंद हो गए, पूरी दाढ़ी रखनी पड़ेगी मर्दों को, औरतों को पूरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। औरतें अकेले बाजार नहीं जा सकती, अगर वो जाती हैं तो उनको एक महरम लेके जाना पड़ेगा, चाहे वो 10 साल का ही छोटा बच्चा हो, कोई ना कोई पुरुष उनके साथ होना चाहिए। इस तरह की क्रिकेट बंद कर दिए गए, फुटबॉल बंद कर दिए गए, चेस बंद कर दिए गए, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे रोक लगा दिया गया, संगीत पे प्रतिबंध लगा दिए गए। इस तरह के सारे उलूल जुलूल काम, जितने मध्ययुगीन बर्बर कार्य हो सकते हैं, ये सब वहाँ पे तालिबान ने आते ही किया। चोरी करने से हाथ काट डालना और कोड़ों से मारना, पत्थर से पीट पीट कर मार डालना, ऐसी आसुरिक और बार्बरिक जो परंपराएं थी उनको उन्होंने मध्ययुग से सीधा का सीधा कॉपी कर लिया और पूरे अफ़गानिस्तान के जनता की ज़िंदगी को नर्क बना दिया। परंतु अब इस तालिबान की सरकार को भी समर्थन दे रहे थे 3 मुल्क। कौन कौन दे रहे थे? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और तीसरा है सऊदी अरबी। तो पूरे दुनिया में 3 मुल्क इसका समर्थन कर रहे थे। तो तालिबान ने सिर्फ वहाँ पे बैन नहीं लगाए बल्कि हज़ारों की संख्या में हत्याएं भी की। सबसे पहले उन्होंने हज़ारों मुस्लिमों को हज़ारों की संख्या में मार डाला, फिर क्रिश्चियनों पे हमले हुए, हिंदुओं को बैज इशू कर दिया गया जिसे अपनी पहचान के लिए उन्हें हमेशा लेकर घूमना पड़ता था। बामियान बुद्धा के मूर्तियों को तोप से उड़ा दिए गए और नजीबुल्लाह को सरेआम फांसी दे दी गई। नजीबुल्लाह कौन? जो इनसे पहले यहाँ का शासक था, मुजाहिदों से पहले जो कम्युनिस्ट शासक था, उसे सरेआम चौराहे पर फांसी दे दी गई। तो ये था इनका चरित्र। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के ट्विन टावर और पेंटागन पे हमला किया जाता है। उड़ती हुई प्लेनें बिल्डिंग में जाके टकराती हैं और बिल्डिंग ज़मींदोज हो जाती है, हज़ारों लोग मारे जाते हैं, पूरी दुनिया स्तब्ध थी। इन हमलों की जिम्मेदारी ली उस समय के सऊदी अरबिया के एक आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने। अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को एक खुली चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि सोमालिया में और अफ़गानिस्तान में हुए मुसलमानों की हत्याओं के लिए हमने ये बदला लिया है। इसके बाद से ओसामा बिन लादेन की खोज शुरू हुई और इस खोज में अमेरिका की फ़ौजें पहुंचती हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में दिसंबर 2001 तक नॉर्दर्न फोर्सेस, जो नॉर्दर्न फोर्सेस कौन थे? ये मुजाहिदों की वो फौज थी जिसको हटाकर तालिबान आया था। उनके समर्थन से अमेरिका इन तालिबानियों को वहाँ से खदेड़ने में कामयाब हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे हामिद करज़ई की अंतरिम सरकार बना दी जाती है। बाद में चुनाव होते हैं और हामिद करज़ई जीत कर आते हैं और अमेरिका की सेनाएं वहाँ पे रहती है, वहाँ सर्च ऑपरेशंस करते हैं और ओसामा बिन लादेन को ढूंढते रहते हैं। बाद में 2011 में ये ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद से मार डालते हैं। वहाँ जाकर एक ऑपरेशन के दौरान ओसामा बिन लादेन को मार डालते हैं, फिर उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया जाता है। फिर वहाँ कुछ साल बाद ये पता चलता है कि 2013 में भी मुल्ला उमर मारा गया। मुल्ला उमर कौन? जिसने ये तालिबान शुरू की थी 50 छात्रों के द्वारा, वो भी मर चुका है। इसके बाद अमेरिका के वहाँ का होने का कोई कारण नहीं था। अमेरिका वहाँ की 3 लाख फ़ौजों को ट्रेन करता है। अमेरिका अफ़गानिस्तान में
2 ट्रिलियन डॉलर खर्च करता है। उसके बाद कभी ना कभी तो अमेरिका को जाना था, वो समय आता है जब डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं कि हमारी फोर्सेस को अब वहाँ से निकलना होगा, और जो बाइडन उसी नीति के अंतर्गत ये घोषणा करते हैं कि 2001 की जो बरसी है, जो ट्विन टावर ध्वस्त होने की जो बरसी है, उससे पहले 2021 में, उसके 20 वर्ष होने से पहले वहाँ से सारी फ़ौजों को निकाल लेंगे। इसके बाद तालिबान बिलियन हेडेड हाइड्रा जैसा फिर उठ के खड़ा हो जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि अफ़गानिस्तान पे कभी भी एकात्मक सत्ता नहीं रही है। वो वहाँ का जो समाज है, वहाँ की जो सोसाइटी है, आज भी मध्ययुगीन कबीलों जैसा समाज है उनका। वो कबीलों में बटे हुए हैं और उनके चीफ आज भी होते हैं जो ये निर्णय करते हैं कि किसको वोट देना है, किसको राजा बनाना है, किस चरमपंथी गुट को समर्थन करना है। तो उन पे डायरेक्ट कंट्रोल आज तक अफ़गानिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का कभी भी नहीं हो पाया है। फिर से तालिबान खड़ा होता है और आज स्थिति ये है कि कल, मतलब बीते हुए कल, उसने काबुल पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। 3 लाख की अफ़गान फ़ौज और 75,000 तालिबानी लड़ाके, फिर भी इतना 5 दिन के अंदर पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो जाता है। ये अजीब सा लगता है। इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई पर्दे के पीछे का खेल है जो आगे भविष्य में खुलेगा। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।